हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले भाग में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरीके से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है। तो उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने स्टार्ट की थी। होती क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हम समझ रहे थे। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम समझ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और हमने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरीके से काम करते हैं। हमने कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सेंट्रल एटम होता है वो आपका लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके अपना जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि n-1d, ns, np या nd, उनका इस्तेमाल करके हाइब्रिडाइज करता है और नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। एंड देन फिर उसमें उसकी ज्योमेट्री निर्भर करती है। जैसे हमने कहा था कि अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का काम करेगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी उसकी, dsp2 का करेगा तो स्क्वायर प्लेनर होगी, sp3d का करेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, है ना। sp3d2 का करेगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी और d2sp3 का करेगा तो भी ऑक्टाहेड्रल होगी। ये बातें हमने की थी। साथ ही हमने एक देखा था, एक कंपाउंड हमने लिया कोबाल्ट, उसके बाद NH3 होल 6। इसमें हमने देखा कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, उसकी जब कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली 4s2 3d7, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी कि +3 आ रही थी इसमें। हमने CO+3 पे देखा कि 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और एक d में से जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s से जाता है देन d से जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा 3d6 आपके पास। 3d6 इस तरीके से यहाँ हमारे पास हमने क्या करा कि 3d6 में जो आपके अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स थे उन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है ना। क्या कर दिया, आपके पेयरिंग कर ली दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन्स लेके। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये इस तरीके से क्या किया इन्होंने, इस तरीके से पेयरिंग करी, ठीक है ना। पेयरिंग करी तो डी के 2 ऑर्बिटल हमारे पास बचे, एस का भी 1 होगा और एक 4p का भी 3 बचेंगे, है ना। अच्छा, तो 3 आपके पास 2 डी के, 1 एस का और 3 पी के, यानी क्या बन रहा है D2sp3। हमने देखा था पीछे D2sp3, है ना। तो इस तरीके से हमने कहा फिर आपके 6, क्योंकि NH3 कितने आपके पास 6 हैं, तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आपको 6 NH3 मॉलिक्यूल से मिलेंगे और वो ओवरलैपिंग करके अपना जो ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट फील्ड करेंगे। इस तरीके से कोबाल्ट इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। अब इसमें देखा गया कि कोबाल्ट ने अपना जो इनर ऑर्बिटल यानी 3d उसका इनर ऑर्बिटल है उसने इस्तेमाल करा, है ना। समझ आ रहा है, क्योंकि 4s उसका आउटर था, उससे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर अंदर वाले से जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो पहले बाहर वाले से जाएगा फिर अंदर वाले से, यानी 3d अंदर वाला ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है। तो इनर ऑर्बिटल का यूज करके उसने कहा कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया उसने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। और कैसा कंपाउंड है ये, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अब कुछ नहीं बचे, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसने बनाया। अब एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का हम देखते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाएगा। कि जैसे हमारे पास ये है एग्जांपल COF6 3 नेगेटिव, है ना। COF6 3 नेगेटिव है, तो वही हमने देखा कोबाल्ट की जब आप बनाओगे तो वही बनेगा आपके पास कितना, 3d7 4s2, है ना। 3d7 4s2 बनेगा आपके पास, 3d7 4s2 ये बन जाएगा 3d7 4s2, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया आपके पास 3d7 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कोबाल्ट की आ रही है, आप यहाँ पे निकाल लो। x माना हमने कोबाल्ट को, प्लस हेलोजन है -1 आएगा, इंटू 6 इजिकल टू -3, है ना। तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू -3 और -6 उधर जाएगा +6, तो x इजिकल टू कितना आ गया +3, यानी +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो हमें कोबाल्ट +3 चाहिए, है ना, CO+3। अब CO+3 का मतलब क्या बचा आपके पास, 4s0, यहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन और 3d कितना 6, ठीक है ना। 4s0 3d6 ये आपके पास आया, ठीक है ना। ये कौन सा आया आपके पास,
ये वाला। अच्छा, अब बना लेते हैं इसके पास 3D के ऑर्बिटल बना ले, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास क्या हो गया, 3D हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, 5, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है 6, है ना, ये हो गया। देन इसके बाद आपके पास 4s है, 4s इसका खाली है ना। 4p भी होगा इसके पास और इसका 4d भी होगा। ये आपका क्या हो गया, 4d हो गया। इस तरीके से हो गया आपके 4d, इस तरीके से आपके पास ये हो गया, है ना, ये CO+ तरीके। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इस तरीके से इसके पास पेयरिंग है, इसके पास क्या है, इस तरीके से पेयरिंग है। अब ये क्या करेगा, ये 3D, जैसे पीछे पहले वाले में क्या हुआ था कि 3D ने क्या करा था, अपने जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स थे उनको कंप्लीट करा उधर से इलेक्ट्रॉन लेके, और बाकी उसके 2 खाली बच गए थे, वो यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन पे। यहाँ पे 3D हाइब्रिडाइजेशन पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा बच्चों, 4D के, क्योंकि हमारे पास कितने लिगेंड है, आपके पास लिगेंड कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन है, और 6 पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन। तो ये निर्भर करता है, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या करता है आपका, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में। अब लिगेंड जैसा होगा उस तरीके से वो काम करेगा। वहां पे लिगेंड पहले क्या था, NH3 था, न्यूट्रल होता है NH3 जनरली, तो वो अंदर वाला ऑर्बिटल उसने यूज करा। यहाँ पे फ्लोरीन काफी क्या है, ज्यादा उस एज कंपेयर टू अमोनिया, अमीन, अमीन बोलते हैं हम यहाँ पे उसको, अमीन के कंपेयर में क्या है, ज्यादा क्या है, पावरफुल है। तो वो क्या करवाएगा इससे, इसका जो आउटर ऑर्बिटल है 4D उसका इस्तेमाल कराएगा, ठीक है ना, आउटर ऑर्बिटल 4D का इस्तेमाल कराएगा। तो हम बोलेंगे भाई एक 4s का ऑर्बिटल आ जाएगा, 3 4p के आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि 6 पेयर है ना आपके पास, एक 3 और एक 4, और 2 आपके पास 4D के इस्तेमाल होंगे, और ये 4D के फिर 3 खाली बच जाएंगे जब, है ना। तो एक S का, 3 P के और 2 D के, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, ये बन रही है आपके पास sp3d2, है ना। क्या बनी है आपके पास, sp3d2, इस तरीके से बनी। आपको क्लियर हुआ होगा कि इसने 3D ऑर्बिटल क्यों इस्तेमाल नहीं किया, 4D ही क्यों किया, क्योंकि लिगेंड उस तरीके का इसके पास अब है ना, लिगेंड उस तरीके का है, तो इस तरीके से ये है। अब कैसे बन जाएगा ये बनेगा कोबाल्ट +3, 3D के इसके पास अभी हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, 3D के हैं। तो 1 2 3 4 5 और इधर 6, ठीक है, ये 3D के हो गए। और बाकी इन्होंने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दी, 1 2 3 4 5 6 और 4D के 3 खाली हो गए इधर, 1 2 3, ठीक है। ये क्या, अब यह इस पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने आए, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6F नेगेटिव आयन, है ना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 6F नेगेटिव आयन से। इस टाइम इसने क्या करा, अपना आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल करा, है ना, इसने क्या करा, अपना आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल करा। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसने अपना आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल करा, तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इस तरीके से क्या करती है, काम करती है। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। एक और एग्जांपल इसी का, जैसे हमारे पास है NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 28। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D 8 4s2, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, x मान लो निकल को x,
यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। x कितना आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 4 कितना आ गए +2, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए +2, है ना। तो आपको हमें क्या क्या किसका निकालना है, +2 की निकालनी है। निकल के साथ हमें किसकी निकालनी है, +2 की निकालनी है। तो Na+2 की निकालेंगे तो Na+2 का क्या हो जाएगा 3d8, पहले आउटर से जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s0, है ना, 3d8 4s0। 3d के आपके पास 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, है ना। ये आपके पास क्या हो गया 3d हो गया, इधर हमारे पास 4s हो गया और इधर 4p हो गया, 1 2 3, ठीक है ना, 4p हो गया। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 3d के हमारे पास क्या हो गए 8, 3d के हमारे पास क्या हो गए 8 के 8 आपके बन गए, ठीक है ना, इस तरीके से बन गए, है ना। ये 4s का है और ये क्या है 4p का है, ठीक है ना। ये क्या है 4s का 4p के। कितने Cl हमारे पास, लिगेंड आपके पास Cl अभी 4 पेयर हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन भी पहले हेलोजन वाले लिगेंड से आता है, यानी स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। ये क्या करेगा अपना आउटर ऑर्बिटल जो है 4p उसका इस्तेमाल करेगा, आउटर ऑर्बिटल 4p का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो क्या बना देगा आपके एक S का और 3 p के बन जाएंगे, एक S 3 p के। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपके पास sp3, है ना। कैसे आ जाएगी आपके पास sp3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो किस तरीके से अभी कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा NiCl4 2 नेगेटिव, इस तरीके से बनेगा। थ्री डी है इधर 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या आ गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 Cl नेगेटिव आयन, है ना। और ये आपका इस तरीके से था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था, है ना। तो ये इसको हमने क्या कहा, इसको कहा हमने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने कहा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। इसने क्या इस्तेमाल करा, इसने इस्तेमाल कर अपना आउटर 4p ऑर्बिटल इस्तेमाल करा, इसलिए हमने इसको क्या किया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। आई बात समझ में, इस तरीके से ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आता है काम, ठीक है ना। तो इस तरीके से sp3 वाले जो होते हैं, आपको हमने बात की थी भाई sp3 कैसा था, किस तरीके की ज्योमेट्री दिखा रहा है sp3, sp3 दिखाता है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है sp3। ओके, आई बात समझ में। ये आपका निकेल का एक ये था, ठीक है ना। चलिए एक और है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या था NiCl4 2 नेगेटिव था, एक हमारे पास है NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक। तो निकल का टॉपिक नंबर वही 28, तो कितना बनेगा 3d8 4s2 बनेगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो तो x Cn-1 होता है, -1 इंटू 4 -4, उधर जाके +4 तो +2 ही आएगी, निकल के कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी, ठीक है ना। निकल के आ जाएगी आपके पास +2, ठीक है ना। तो +2 की आप निकालोगे तो 3d8 और 4s0 बना लो आप, 3d8 1 2 3 4 5, 3d के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये 3d के हो गए आपके पास, ये आपके पास 4s का हो गया, ठीक है ना। एक 3d के, एक आपके पास 4s का, 3 4p के हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है ना 4। अब यहाँ पे जो लिगेंड है Cn, वो थोड़ा सा कैसा है, वो अपना कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा अपना, क्योंकि कितने Cn हमारे पास 4 Cn है, ठीक है ना। कितने Cn है हमारे पास 4 Cn है, तो Cn थोड़ा सा वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है
है ना। CN थोड़ा वैसे लिगेंड की कैटेगरी में आता है, तो ये क्या करेगा अपना लो अपना आउटर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, है ना, और आउटर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4, है ना। डी के 1 2 3 4 5, 3 ऑर्बिटल तो इसके कंप्लीटली फिल्ड है ना। ये वाला इधर चले जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। तो एक डी का बच जाएगा, एक एस का 4s का आ जाएगा और 2 4p के आ जाएंगे। तो डी का एस का और पी के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। तो क्या कंपाउंड हमारे पास आएगा, हमारे पास जो कंपाउंड आएगा NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये कैसा दिखा रहा है आपको, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या है 3D है, और ये हमारे पास एक 2 3 4 5 6 7 8 है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 CN नेगेटिव आयन, है ना, 4 CN। तो इसने अपना कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करा, अंदर वाला। तो इसने क्या बनाया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो आपने देखा NiCN4 2 नेगेटिव लो स्पिन बनाता है, NiCl4 2 नेगेटिव आपका क्या बनाता है, हाई स्पिन बनाता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स NiCN4 2 negative show low spin complex while NiCl4 2 negative show हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वाई एक्सप्लेन करिए। तो आपको इस तरीके से बता के दिखाना है कि लिगेंड का डिफरेंस होने के कारण ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये नोट करने वाली बात क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल क्या है, एक मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। मैनिपुलेशन है कि भाई वेव इक्वेशंस का फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। जनरली जो बहुत सारी केमिस्ट्री में चीजें हैं वो हम क्या करते हैं, उनको हमने अज्यूम किया है कि ऐसी चीजें हो रही होंगी, है ना। आप देखते हैं कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म है, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म बनी कैसे। आप सपोज कोई रिएक्शन करी हमने और करने के बाद देखा कि उस रिएक्शन में हुआ क्या, तो उस रिएक्शन को होने के बाद फिर एक क्या निकाला जाता है, एक प्रिडिक्शन निकाला जाता है कि हाँ इस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। तो फिर उसकी मैकेनिज्म हम सेट करते हैं। पहले से हमारे पास मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन की नहीं होती, जब वो रिएक्शन हो जाती है उसके बाद। तो इसी तरीके से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं, एक मैथमेटिकल क्या है, मैनिपुलेशन है एक तरीके का, ठीक है ना। तो ये आपके पास आपने इसके बारे में समझा, किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में ये चीज। अब इसमें एक और आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जो मैग्नेटिक आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको हम मेजर करते हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट से, है ना। और फिर उन रिजल्ट का यूज करते हैं हम ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो होता क्या है, किस तरीके से आप बताओगे कि कोई ऑर्बिटल कोई भी कंपाउंड आपका कैसा है, मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, किस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से बताते हैं।
ठीक है ना। तो एक्चुअल में एक क्रिटिकल स्टडी होती है मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले ट्रांजिशन सीरीज की, है ना। जैसे कि हमारे पास कुछ मेटल आयंस है जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, है ना। जैसे अगर हम बात करें टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है ना। 22 है तो क्या बनेगा 4s2 और 3d2 बनता है ना। 4s2 3d2 बनता है। अगर आप उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, इसलिए टाइटेनियम हमारे पास 22 होता है, क्या बनेगा 3d2 4s2 बनता है ना। अब इसमें मैं इसकी Ti+3, क्योंकि जनरली टाइटेनियम +3 देता है, तो 3d1 4s0 बचेगा, क्योंकि 2 S से जाएंगे, एक D से चला जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप V+3 की निकाल, वैनिडियम की निकालो, वैनिडियम +3 की, तो वैनिडियम की जो होती है, वैनिडियम की क्या होगी आपके पास 23, 3d3 4s2 होती है, 3d3 4s2। अब इसकी +3 आप अगर निकालो तो क्या हो जाएगा 4s0 और 3d2 बचेगा, है ना। 4s0 3d2 बचेगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आप क्या निकालो, क्रोमियम की निकालो। क्रोमियम कितना होता है 24, तो 3d4 और 4s0, तो Cr+3 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, 2 इससे जाएंगे और एक D से चला जाएगा, तो 3d3 हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि 2 वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जब ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है तो D के ना 2 ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आपने देखा लास्ट के 2 ऑर्बिटल क्या रहते हैं वैकेंट होते हैं 4s और 4p के साथ। जैसे हमने पहला वाला बात की थी कोबाल्ट के साथ, हमने बात की थी कोबाल्ट NH3 का, उसमें हमने देखा था कोबाल्ट Fe के साथ, है ना। हमने कोबाल्ट F के साथ देखा था फ्लोरीन के साथ, तो उसका 4d इस्तेमाल हुआ था 4p और 4s। तो हमने देखा लास्ट के 2 ऑर्बिटल क्या रहते हैं हमारे पास खाली रहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इन फ्री आयंस का, है ना, और उनके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का, वो लगभग क्या है सिमिलर है। जब आप एक से ज्यादा 3d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, है ना, जब मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो, तो जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं होंगे, है ना, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते। एक्चुअल में क्या होगा, कैसे अवेलेबल होते हैं, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हुंड्स रूल कहता है कि भाई पहले पेयरिंग बाद में होगी, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद क्या होती है पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो जनरली आपने देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद कि उसके पास एब्सेंस ऑफ अगर ऑर्बिटल्स हैं, अगर है उस पे एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कहेंगे उसको पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर आपके पास प्रेजेंट है एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके पास, तो हम कहेंगे उसको डायामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर उसके पास प्रेजेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट है अगर, तो हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो उसको पैरामैग्नेटिक है। आई बात समझ में आपको। 2 चीजें हमें देखने की है, पहला अगर एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक, और अगर है तो पैरामैग्नेटिक। 2 बातें इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये बताता है आपकी मैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, मैग्नेटिक जो है आपके पास, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कुछ लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। Limitation of valence bond theory. Limitation of valence bond theory. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ आपकी लिमिटेशन है जहां हर जगह ये थ्योरी आपकी अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना।
पहला क्या है, एक तो इसमें कई सारे अजम्पशंस है। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशन, नंबर ऑफ अजम्पशंस। ठीक है, बहुत सारे अजम्पशंस हमको मानने पड़ते हैं कि, तो इसमें नंबर ऑफ अजम्पशंस काफी सारे हैं। दूसरा क्या है, ये एक जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है मैग्नेटिक डेटा का, उसको नहीं देता। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा का एक क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ये हमको शो नहीं करता। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये आपको जो कलर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर दिखाते हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। अभी तक आपने कलर के बारे में हमने नहीं पढ़ा। इट डज नॉट एक्सप्लेन color exhibited by coordination compound. Color exhibited it does not explain color exhibited by coordination compound. Coordination compound. ठीक है, तीन बातें आपने देखी, बहुत सारे एजम्पशंस है इस पास, कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है मैग्नेटिक डेटा का, और कलर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर भी शो करते हैं कि नहीं करता। आपने पीछे देखा होगा जब हमने हाइड्रेटेड सॉल्वेट आइसोमरिज्म की बात करी, हाइड्रेशन वाले, हमने देखा था कि जब उसके H2 के सारे मॉलिक्यूल्स अंदर थे तो वायलेट कलर का था, H2 का एक बाहर चले गया वाटर क्रिस्टलाइजेशन में तो ग्रे ग्रीन कलर का हो गया। तो कलर भी दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमको नहीं बताती। ठीक है ना, चलो, है ना। उसके बाद इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट डज नॉट गिव अ quantitative interpretation does not give a quantitative interpretation of the thermodynamic और काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी stabilities of coordination compound. ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास कि एक तो ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बताती रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है ना, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट प्रिडिक्शन regarding tetrahedral and square planar structure. ठीक है, उसके बारे में हमको नहीं बताती। ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स,
ऐसा क्यों? इधर आपने देखा फोर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जिसका हो वो टेट्राहेड्रल के बारे में भी बात करता है कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, और फोर ही कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री भी शो करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनके बारे में कोई हमको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सा किसको हम टेट्राहेड्रल बोले, किसको हम स्क्वायर प्लेन बोले। हाँ, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन में दोनों का फर्क है। इसके sp3 वाले को हम टेट्राहेड्रल कहेंगे, dsp2 वाले को हम स्क्वायर प्लेन कहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है और उनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन है फिर अलग अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? इसके बारे में एग्जैक्ट हमें प्रिडिक्शन नहीं बता पाए। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट ये था। सिक्स्थ क्या हो जाएगा? सिक्स्थ हो जाएगा कि एक तो इसने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं करा। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश between weak and strong ligand. Weak and strong ligand. Strong ligand. ठीक है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में भी ये हमें कुछ नहीं बताता है ना। आगे हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम वो बताता है वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, और एक प्रॉपर सीरीज भी बताता है कि किसको आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है, किसे वीक लिगेंड। यहाँ पे हमें पता ही नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक है, उस वजह से हाई स्पिन लो स्पिन का चीजें चल रही थी है ना, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो ये कुछ लिमिटेशन आपने देखी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। 6 लिमिटेशन के बारे में हमने समझा। पहला, नंबर ऑफ एजेप्शंस काफी सारे हैं इसके पास। दूसरा, ये क्या बोलते हैं, हमें क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं बता पा रहा मैग्नेटिक डेटा के बारे में। तीसरा, ये हमें कोई भी कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी कलर एग्जिबिट करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताता। चौथा, कि कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की किस तरीके से है। पांचवा, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बता पाता टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर के बारे में 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जैसे हमने पीछे बात करी है ना। और छठा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में कोई भी जानकारी ये हमें नहीं देता। तो ये 6 बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या थी, कुछ खराबियां थी इसमें, जिस वजह से नई थ्योरी आई आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कुछ और बातें हमारे सामने लेके आई है ना, वो सारी बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बात करती है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपके पास ये जो स्क्वायर प्लेनर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पास बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी NiCN होल 4 2 नेगेटिव विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, वो डायमैग्नेटिक होता है, जबकि NiCl होल 4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों? अभी हमने कराए दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, उसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आप बताएं कि NiCN होल 4 2 नेगेटिव जो आपके सामने है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है क्योंकि 4 लिगेंड इससे जुड़े हैं। ये क्या है, कह रहा है ये डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है, ये डायमैग्नेटिक ऐसा क्यों? अब आप देख रहे होंगे साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसमें एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना, एब्सेंस है। तो जहां पे एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, हमने बात की थी, इस वजह से डायमैग्नेटिक है ना। तो आपने एक ये चीज करके बतानी है कि भाई इस वजह से डायमैग्नेटिक है ना। अच्छा, उसी में दूसरा पार्ट बोल रहा है कि NiCl4 2 नेगेटिव आयन
ये वाला NaCl4 2 नेगेटिव आयन, ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है। उसकी क्या थी, स्क्वायर प्लेनर थी, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पे उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी, पैरामैग्नेटिक था। इसकी भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये पैरामैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक था, ये पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देख रहे हैं आप 3D में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 3D में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ना, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, इस वजह से पैरामैग्नेटिक है। तो आपको समझ आया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, और दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। वाई आप करके दिखाना आपको इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या पॉइंट इसमें है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। बस आपको करके बताना है कि भाई इस तरीके से ये चीजें हो रही है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।